नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग इसमें जो हमारी सीरीज चली यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 की, उसमें ही अगला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 9। तो इसका सिलेबस यूनिट 9 का है यूपी में स्थानीय स्वशासन, और इसमें लोक नीति है उसी में सिलेबस में, और एक है आपका अधिकारों से संबंधित मुद्दे यूपी में। तो ये आपका सिलेबस है। और देखिए इसके जो आंसर राइटिंग का वो शुरू हो गया है ग्रुप में। ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है उसमें फ्री है, और वो व्हाट्सअप लिंक है आपका, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर आंसर पर डे जो इस टॉपिक के डाल दिए गए, जिसको आज पढ़ाया जा रहा है यूपी में स्थानीय शासन, तो आपको शाम तक वो आंसर लिख के भेजने रहेंगे उसमें, और आपको चेक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें यूनिट 9। तो इसमें देखिए पहले बेसिक देख लेते हैं इसको, और इसको फिर आगे और इलेबोरेट करेंगे। यूपी में देखिए कुछ ये अधिनियम आए थे। यूपी पंचायती राज अधिनियम आया था 1947 में, और क्षेत्र पंचायत अधिनियम एवं जिला पंचायत अधिनियम था ये 1861 का। ये 1800 नहीं है, 1961 है। यहाँ पे मिस्टेक है आपकी, तो इसको 1961 कर लीजिए। 1961 में आया था ये। और यूपी पंचायत विधि संशोधन अधिनियम आया था 1994 में। इसी में संशोधन किया गया था जब 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है तब। ठीक है, तो ये तो बेसिक हैं आपके, ये एक्ट आपको पता होनी चाहिए, हिस्टोरिकल हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए ये कुछ पॉइंट हैं आपके, बाकी यहाँ से शुरू होता है आपका मेन। जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पे होती है उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिला पंचायत के सदस्यों का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये कुछ बेसिक है, आगे और इसकी डिटेलिंग देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। पहले ये जो पूछा जाता है मेंस में वो देखते हैं, बेसिक हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यूपी पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएं क्या क्या हैं, वो समस्याएं देख लीजिए। समस्याएं कई स्तर पे हैं, जैसे संगठनात्मक स्तर पे हैं। इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतों के अंतर संबंधों का जो स्पष्ट विभाजन नहीं है एक तो यहाँ पे, और जिला पंचायतों का हस्तक्षेप रहता है इसमें। तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों का अभाव है, अपने पंचायत भवन तक नहीं है इनके पास। कुछ ऐसे हैं, मतलब अब हर जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे पंचायत भवन की कमी है। स्वायत्तता की समस्या है, क्या कि कार्य निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और स्वविवेक से कार्य करने पर प्रतिबंध है। ज़्यादातर योजनाएं जो केंद्र या राज्य लेवल पे जो बनाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन ही करती हैं, अपना कोई डिसीजन ये स्वतंत्र नहीं ले सकती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इनका देखिए वित्तीय प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे वित्तीय स्रोतों का अभाव है इनके पास, ये अपने खुद के कर नहीं लगा पाते हैं। जो इन्हें वित्त आयोग की उससे या राज्य निधि से जो मिल जाता है वो ये लागू करते हैं उसी को। और केंद्र राज्य पर इनकी निर्भरता ज़्यादा है। राज्य वित्त आयोग का निश्चित दायरा है यहाँ भी। तो ठीक है, जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है कि अशिक्षा है, अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता शिक्षा के कारण ये सारी जो योजनाएं होती हैं और अपनी मांगें ये उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे अभी भी ग्रामीण जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निम्न है। ठीक है, और देखिए इसमें जागरूकता में क्या क्या है और भी है कुछ, जैसे जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जातिवाद की समस्या है, आरक्षण की समस्या है, जैसे प्रधानपति की अवधारणा। आरक्षण अच्छा लागू जो किया गया वो तो अच्छे के लिए, लेकिन समस्या हो जाती है कि महिला अगर प्रधान बन जाती है तो महिला के बनने के बाद भी उसे चलाता कौन है, पुरुष, तो इसे प्रधानपति की अवधारणा बोला जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा अगर आप गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो। और गाँव ये कार्य प्रक्रिया के प्रति अनभिज्ञता देखने को मिलती है, प्रशिक्षण का अभाव रहता है, नौकरशाही का असहयोगपूर्ण रवैया रहता है। तो ये सारी समस्याएं और भी आप जानते हो जो आपने रियल में देखी हो तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए उपाय और समस्याएं क्या हैं, ये देखिए इसमें उपाय आपको खुद ही बता देने हैं या फिर आगे बता दिए जाएंगे कि इसमें क्या करना है। उपाय में समस्या में जो जो समस्या है उन्हीं को उपाय बना दीजिए। जैसे प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए, है ना, और आरक्षण की समस्या की जगह उन्हें प्रशिक्षण पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और आरक्षण को भी जो लागू किया जा रहा है तो उनको महिलाओं को या जो भी है SC ST से उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए जिस चीज़ के लिए, और प्रशासन को मुस्तैद किया जाए अगर कोई समस्या होती है तो ये सशक्तिकरण का एक ये तरीका है। और भी आप जितने जानते हो वो पॉइंट डाल सकते हैं। और इसमें देखिए पुरस्कार कुछ दिए जाते हैं, जैसे बाल हितैषी पुरस्कार है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है। तो इस तरीके के कुछ पुरस्कार भी इसमें दिए जाते हैं, आप कोट कर सकते हैं एग्जाम आंसर राइटिंग में अपनी में। और भी हैं जैसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पुरस्कार। यूपी में श्रेणी 1 में देखिए आया था 2021 का ई ग्राम पुरस्कार, यूपी ने जीता था इसको। क्या नाम था, 21 में जीता था ये यूपी ने। और CM जो है CM पंचायत, और इस तरीके की कई हैं आप डाल सकते हैं। और मेन इस पे पॉइंट क्या देना है, जैसे आपको ये एक समिति बनी थी मणिशंकर अय्यर समिति,
तो ये इसने बोला था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पे ये बनाई गई थी समिति। तो इसकी सिफारिशों को आप सुझावों में डाल सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर की सिफारिशों को लागू किया जाए, या फिर आप नेट पे सर्च करके इसके 1-2 पॉइंट आप इसके तैयार कर सकते हैं। तो समितियों को कोट करने से नंबर आपके बढ़ जाते हैं, इसलिए समितियों को जहाँ कहीं आपको मौका मिले आप उनको चिपका दीजिए। अब आगे देखते हैं स्थानीय स्वशासन। तो देखिए स्थानीय स्वशासन को 2 स्तर पे देखते हैं हम लोग। एक तो ग्राम स्तर पे एक आपका जो 73वां 74वां हुआ था, तो 74वें संविधान संशोधन से ये नगरीय संरचना बनाई थी, 73 में से ये संरचना है आपकी ग्रामीण। तो इसमें दोनों में त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। जो आप राष्ट्रीय लेवल पे पढ़ते होंगे, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता जो समितियां थी उनकी सिफारिशों पे वो चीज़ें अपनाई गई हैं, तो वही आपको यहाँ राज्य में देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 3 स्तर कौन कौन से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और यहाँ पे मिलेगा आपको नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो यहाँ पे 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो जून 1993 में लागू हुआ था, है ना। और ये नगरीय स्थानीय निकाय जो होते हैं आपके, वो देखिए कुल कितने हैं, इस फिगर को देखिए क्या है ये फिगर। तो देखिए कुल कितने हैं, 763 हैं। और नगर निगम कितने हैं, 17। और नगर पालिका परिषद कितने हैं, तो ये 200 है। और बाकी ये नगर पंचायतें कितनी, 546। तो इस तरीके का आप ट्रायंगल बना के आप उसमें आंसर में अपने में कोट कर दीजिए। कुछ देखिए आर्टिकल है, ये आपको कुछ आर्टिकल आपको याद होंगे तो अच्छा है, आप उनके सामने कोई स्टेटमेंट लिखें। जैसे आरक्षण वाला है तो आप आरक्षण वाला स्टेटमेंट के आगे इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 243 डी और टी। डी आता है 73वें पंचायतों के लिए और टी आता है आपका ये नगरीय वाली संरचना के लिए। और निर्भरताएं दी हैं, जैसे आर्टिकल एफ में है 243 एफ में। और आपका वित्त आयोग दिया है आर्टिकल 243 आई और 22 है आपका, ये याद रखिए। पीटी में भी पूछ लेता है आपसे, लेकिन ये आप आंसर राइटिंग में जैसे कहीं भी ऐसे पॉइंट डालने हो तो उनके आगे ये आप तथ्य दे सकते हैं आर्टिकल के। स्थानीय शासन का महत्व क्या है, तो महत्व देख लेते हैं। मेंस का तो यही पार्ट होता है ज़्यादातर, चुनौतियाँ क्या हैं, समस्या क्या है, महत्व क्या है ना। तो इसी स्तर पर आप तैयार रहिए अपने आप को। क्या है, पहला है देखिए लोकतंत्र की आधारशिला है ये स्थानीय शासन, और लोकतंत्र की पाठशाला भी बोला जाता है इसे, क्योंकि यहीं से प्रशिक्षण मिलता है ऊपर की राजनीति पे जाने के लिए। बहुत से नेता देखे होंगे आपने इसी लेवल से उठ के बहुत मंत्री पद तक पा लेते हैं, और राजनीतिक प्रशिक्षण का सुनिश्चित साधन है ये। और अनेक नागरिक जो गुणों का विकास होता है यहाँ, तो ये इसका महत्व है। और भी हैं देखिए, जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों का विकास होता है और विकास कार्यों में सहायक होते हैं ये। केंद्र राज्य पर कार्यभार में कमी आती है, कुशलतापूर्वक ये प्रबंधन करते हैं, नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि, ये सब इन्हीं का काम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए ये कुछ आर्टिकल दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और आप ये तो सबके पास होंगे ही आर्टिकल, तो इनमें से आपको जो भी आर्टिकल हैं तैयार, कुछ मुख्य मुख्य आप इसमें से याद कर लीजिए जो कोट करने को आपको पता हो। जैसे आरक्षण है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। पीटी में भी आप पढ़ते होंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा। देखिए दोबारा से अब यहाँ से हम लोग थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो सिलेबस तो देख लिया आपने कि यूपी में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज और लोक नीति है, इसमें अधिकार संबंधी मुद्दे हैं यूपी में। तो ये है आपके टॉपिक। तो देखिए अब बैकग्राउंड से समझते हैं पहले। जैसे ये तो हमने देख लिया था, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, लेकिन ये पंचायतों की स्थापना कब होती है यूपी में, तो इस पे 15 अगस्त 1949 इस अधिनियम पे गवर्नर जनरल के ही साइन हुए थे, और ये संविधान पहले से ये लागू होने से पहले ये पंचायतों की स्थापना हो गई थी यूपी में। और यूपी में जो यूपी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 आया है, ये याद रखना है आपको। 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, जिसने ये सिफारिशें दी हैं। अब देखिए 73वां जो संविधान संशोधन होता है 1992 में जो हुआ है 1992 में, तो संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया था 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन यूपी में प्रभावी होता है वही 1994 में। कब, 1994 में बनता है ये एक्ट, और प्रभावी होता है 22 अप्रैल 1994 को। अब व्यवस्था क्या क्या इसमें थी, तो देखिए ये कुछ व्यवस्थाएं भी पूछ सकता है आपसे मेंस में, ये 73 में संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो सीधा सीधा आपसे आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं आपको। व्यवस्था में देखिए पंचायतों का संगठन और संरचना, और SC ST OBC महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे इतना और करिएगा, अगर आगे और थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ाना है तो आर्टिकल आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, इतना आप खुद से करेंगे। और निश्चित कार्यकाल है, 5 वर्ष की अवधि का दिया है, और कार्य शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व का विस्तार दिया गया है इसमें ही, और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और राज्य वित्त आयोग का गठन, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। और ये कंपलसरी कर दिया गया था, पहले ये राज्यों के ऊपर निर्भर था, लेकिन शक्तियों के मामले में आज भी कुछ चीज़ों में राज्यों के ऊपर ही, वो आगे देखेंगे समस्याओं में। अब देखिए ये त्रिस्तरीय ढांचा था जो देखा था हमने, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत लेवल पे
प्रधान होता ही है, और इसका सचिव जो होता है वो बीडीओ होता है। और यहाँ क्षेत्र पंचायत स्तर पे देखेंगे आप, इसका सचिव होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो क्षेत्र पंचायत में देखिए 3 तरीके के यहाँ सदस्य होते हैं। एक तो प्रमुख होता है, एक उप प्रमुख होता है, और बाकी सदस्य होते हैं। जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, और बाकी ये दोनों हैं, प्रमुख और उप प्रमुख, चुनाव इनका सदस्यों के द्वारा होता है। अब वहीं जिला पंचायत की अगर बात कर लें हम लोग, इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर शेप देके कुछ चीज़ों को समझा देना है। इसमें अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष है और सदस्य हैं। कुछ सदस्य यहाँ भी प्रत्यक्ष हैं, बाकी ये अप्रत्यक्ष हैं आपके आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लेवल पे। सचिव को क्या बोला जाता है इसके, तो मुख्य विकास अधिकारी है, पंचायती राज अधिकारी बोला जाता है, जो जिला पंचायत का होता है। तो ये आपको पता होना जरूरी था। अब ग्राम पंचायत देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, तो देखिए सरपंच और पंच से मिलकर गठित होती है ग्राम पंचायत, या एक प्रधान और उसके सदस्यों से। क्या आते हैं, प्रधान और उसके सदस्य होते हैं। सदस्यों में देखिए क्या क्या कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अगर जनसंख्या उस ग्राम पंचायत की 1000 तक है तो 9 सदस्य होंगे, 1 से 2000 तक है तो 11 सदस्य होंगे, और 2 से 3000 है तो 13 होंगे, और 3000 से अधिक है तो कितने सदस्य होंगे, 15। योग्यता देख लीजिए, तो मतदाता हेतु कितनी 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। प्रधान सदस्य या अन्य पदाधिकारी के लिए 21 वर्ष की आयु यहाँ जरूरी है, और अवधि 5 वर्ष की होती है। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं क्योंकि सीधा सीधा बन जाएगा, आपको यहाँ एक जगह मिल जा रही हैं चीजें। अब इसमें देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ, जो पंचायत का सचिव होता है। ये वर्तमान में देखिए सामान्यतः 5 पंचायतों का लगभग कार्य देखता है ये एक वीडीओ। तो सोचिए कितने पद इसमें रिक्त होंगे, कितना कार्यभार वो संभालता होगा। बैठकें देखिए, इसकी जो बैठक होती है वो सामान्यतः प्रत्येक माह में बैठक होती है, और कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य होता है प्रत्येक माह में, और 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था है इसमें बैठक की। और प्रथम बैठक जो होती है वो पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य है ये, ठीक है। ये देखते हैं आगे ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। जो ग्राम सभा है इसमें क्या आएगा, तो ग्राम सभा जो है वो प्रतिवर्ष कितना, प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होना अनिवार्य है। जैसे लोकसभा की और उसकी होती हैं, वैसे ही यहाँ ग्राम सभा की हैं, लेकिन वो ग्राम पंचायत की थी ऊपर, इसलिए याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये प्रत्येक वर्ष में 2, और अध्यक्षता कौन करता है इसकी, तो प्रधान करता है। और यहाँ प्रधान द्वारा 30 दिन के भीतर कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन वो प्रधान को लिखित रूप से मांग करने पर, या सदस्यों की संख्या का कम से कम 1/5 भाग की मांग करने पे कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है प्रधान के द्वारा। और गढ़पूर्ति में क्या क्या होगा, गढ़पूर्ति में कितनी होती है, देखिए यहाँ वहाँ से अलग है। यहाँ पे यहाँ 1/5वां भाग है, याद रखिएगा। ये पीटी में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए इंपोर्टेंट है। यहाँ कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग गढ़पूर्ति में होता है इसमें। इतनी गढ़पूर्ति नहीं होगी तो फिर आपकी बैठक संचालित नहीं होगी। आगे देखते हैं, ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायतों को सिफारिशें और सुझाव देना किस किस चीज़ के लिए दे सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को क्या क्या दे सकती है, तो ग्राम पंचायत के स्रोतों का वार्षिक विवरण के ऊपर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट, अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी पे दे सकती है, और उस पर दिए गए उत्तर या यदि कोई हो ऐसा तो उस पर भी दे सकती है। पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायतों के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, तो ग्राम सभा इनके लिए दे सकती है। ग्राम में समाज के सभी वर्ग के बीच में एकता और समन्वय की अभिवृद्धि के लिए जो भी सिफारिशें होंगी वो दे सकती है। और गांव के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हैं, ऐसे अन्य मामले हैं जैसे जो नियत हों, तो ये चीज़ें हैं। अब ये बेसिक सी चीज़ें हो रही हैं, जैसे प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, तो किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो निर्वाचक नामावली होती है, उसी में जितने पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने में से कोई निर्वाचन किया जाता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है इसकी, तो हटाने की प्रक्रिया है कि ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, और ये 15 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है, और ये अनिवार्य होती है। गढ़पूर्ति आवश्यक है इसमें, और ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होने चाहिए इस वाली गढ़पूर्ति में। वो बैठक वाली थी 1/5 भाग, लेकिन ये प्रधान को हटाने के लिए है अगर गढ़पूर्ति, तो 1/3 भाग होना चाहिए। और देखिए आगे इस पर बैठक में जो ग्राम सभा की उपस्थित और मतदान, इसके बाद में क्या होगा, जो गढ़पूर्ति के बाद में, तो बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगर ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो क्या होगा, दूसरा जो प्रस्ताव ला सकते हैं वो बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है, 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों का अधीक्षण कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, और जिले में डीएम के द्वारा क्या किया जाता है, ग्राम पंचायतों के प्रधान का और सदस्यों के सभी निर्वाचनों का संचालन और का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये डीएम को कार्यभार सौंपा गया है।
आगे देखिए, जिला पंचायत व क्षेत्र के तहत 6 समितियां गठित होती हैं। कौन कौन सी? प्रशासनिक, नियोजन एवं विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और कल्याण और जल प्रबंधन। ठीक है, तो ये है, ये थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया है इस वाले में क्योंकि ये आना जरूरी है। अब पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित कुछ कार्यक्रम हैं, तो ये भी आपको, ये तो डालने ही डालने, पूछे आपसे अगर क्वेश्चन इस पे, तो ये 2-4 तो इसके नाम याद रखिए। जैसे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू हुआ था। पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, अंत्येष्टि स्थलों का विकास। तो ये कुछ ऐसी हैं, इसमें से 2-3 याद कर लीजिए जो आप डाल दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें देखिए, शहरी वाले में क्या क्या है। शहरी स्थानीय स्वशासन में 74 में जो संविधान संशोधन हुआ था 92 में, इससे भाग 9 का जोड़ा गया और आर्टिकल 243 P2 ZG तक जोड़े गए। इसमें देखिए 3 तरीके की संरचना, 3 प्रकार की, नगर निगम हुए, नगर पालिका परिषद, ये हम लोग देख ही चुके हैं। यूपी में नगरीय स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी 1916 में। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अधिसूचित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो इसको जानते रहिए। नगर निगम जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं नगर निगम में? तो इनकी संख्या मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 110, यानी 60 से 110 के बीच में हो सकते हैं। अभी देखिए, इसमें एक मेयर होगा, एक उपमेयर होगा, बाकी 3 प्रकार के सभासद होंगे। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। पद धारण तिथि से 2 वर्ष के बाद ही कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। याद रखिए, पंचायत के लिए कितना है? 1 वर्ष है और यहाँ 2 वर्ष है मेयर के लिए। पारित अगर नहीं होता है तो पुनः अगले 2 वर्ष के लिए नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे वहाँ 1 वर्ष था, यहाँ 2 वर्ष है। और देखिए 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, कौन कौन से? निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। तो ये निर्वाचित जानते ही हैं, और मनोनीत ये आपके मनोनीत होते हैं। और ये पदेन में क्या आएगा कि नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं लोकसभा राज्यसभा सदस्य या विधानसभा विधान परिषद के सदस्य इसमें किसमें? पदेन वाले में आ जाते हैं ये। आगे देख लेते हैं, अगला है इसमें कि पंचायती राज प्रणाली का महत्व क्या है। तो राजनीतिक महत्व ये हमने देख ही चुके हैं इसको, है ना। और कुछ पॉइंट है इसमें ना, वो भी देख लीजिए कि लोकतंत्र की मूल भावना की वास्तविक रूप में मूर्ति होती है, यानी स्थानीय लोकतंत्र बोला जाता है। लोकतंत्र का ये सर्व समावेशीकरण बोला जाता है। यहाँ से ऊपरी स्तर की राजनीति के दरवाजों का खुलना संभव हो जाता है। इससे जमीनी अनुभव प्राप्त नीति निर्माताओं की प्राप्ति होती है। राजनीतिक प्रशिक्षण की पाठशाला है। आर्थिक में देखिए, संसाधनों का संवितरण संभव है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनर्जीवीकरण होता है। सामाजिक में कुछ है महत्व इनके, जैसे महिला सशक्तिकरण होता है। आरक्षण 1/3 दिया गया है आर्टिकल 243 D में। वंचित वर्गों को हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। SC ST OBC आरक्षण के दिया हुआ है इसके लिए ना। और जाति प्रथा की भावना जो होती है वो कमजोर पड़ती है इससे। कुछ समस्याएं हैं वो देख लेते हैं, जैसे समस्या क्या क्या है वो भी हम लोगों ने देखी है। एक तो इनकी नियमित बैठकों का आयोजन न होना, है ना। तो ये ग्राम सभा की जो नियमित बैठकें वो नहीं होती हैं। और ग्राम पंचायत व जिला परिषद के मध्य में अंतर मध्यमक की दृष्टि से ज़्यादातर तस्वीर स्पष्ट नहीं है। कुशल मानव संसाधन का अभाव है। अनिवार्य अवसंरचना का अभाव है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था पीछे कि यहाँ कुछ के ग्राम पंचायतों के पास पंचायत भवन तक नहीं है। वित्तीय समस्याएं क्या क्या हैं? तो देखिए, वित्तीय समस्या में है आपका स्वयं के कर राजस्व के स्रोत नहीं है इनके पास, स्वनिर्णय की क्षमता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जो 243 आई में दिया है, एक दंत विहीन शेर की भांति कार्य करता है। अधिकार संबंधी है कुछ, जैसे 29 विषय दिए, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर ही ये निर्भर है कि कौन कौन से इसमें विषय दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। प्रधान पति या सरपंच पति की अवधारणा देखने को मिलती है। साक्षरता का अभाव है, ये हमने देख ही लिया, यानी पद का महत्व नहीं समझते हैं साक्षरता के उससे। और दलीय राजनीति यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट। बाकी देखते हैं हम नया, इसमें ये है टॉपिक यूपी में लोक नीति। तो क्या मतलब है इसका लोक नीति का? कि जनता की मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण किया जाता है इसका लोक नीति का। एक स्तर का जो एक तरह का ये सरकारी निर्णय होता है, कुछ इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये बनाई जाती है। विशेषताएं क्या क्या है लोक नीति की? तो लोक हित पर आधारित होती है, सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित होती है, भविष्योन्मुखी होती है, विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों का योगदान होता है इसमें, जटिल प्रक्रिया का परिणाम होती है, क्योंकि इसमें निर्माण में जो कई तत्व ऐसे शामिल होते हैं या कई ऐसी लेयर्स होती हैं जिसमें वो कठिन जटिल हो जाती है प्रक्रिया। प्रकार देख लीजिए इसके। तो एक तात्विक नीतियाँ होती हैं जिसे सबस्टेंटिव पॉलिसीज बोला जाता है। उद्भव कब हुआ था इनका? उद्भव मतलब किस लिए होता है कि समाज की आवश्यकता से इनका उद्भव होता है तात्विक का। वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होती है, संपूर्ण समाज के विकास की से संबंधित होती है। उदाहरण देख लीजिए इसका, शिक्षा का प्रबंधन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन, कानून व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि जैसे कुछ उदाहरण है इसके। एक है वितरक नीति यानी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज।
लक्ष्य क्या है, तो समाज के विशिष्ट वर्ग से संबंधित होती है ये। संबंध लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र, मुख्यतः लोक सहायता एवं कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल होते हैं इसमें। और भी है कि जैसे नियंत्रक नीतियां हैं, रेगुलेटरी पॉलिसीज। संबंध किससे, तो जैसे व्यापार, वाणिज्य, जनोपयोगी सेवाएं, सुरक्षा उपाय जैसे होते हैं, ये जहाँ भी रेगुलेशन करना होता है वो नियंत्रक में आती हैं। तो ये जो सरकारी संस्थान होते हैं वो सब नियंत्रण देखते हैं। जैसे आरबीआई हुआ, निर्वाचन आयोग हुआ इत्यादि जैसी संस्थाएं सरकारी, वही इसमें नियंत्रक की भूमिका निभाती हैं। निर्माण में भूमिका देख लीजिए, जो लोक नीति है, तो निर्माण में भूमिका एक तो सरकारी संरचनाएं निभाती हैं, गैर सरकारी संरचनाएं, दो भागों में देखते हैं इसको। देखिए, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका निभाती है, प्रशासनिक तंत्र है, विधायिका है, न्यायपालिका है। तो ये आप जानते ही होंगे, समय समय पर डिसीजन देती रहती है न्यायपालिका भी, तो वो पॉलिसीज का निर्माण में भूमिका निभाती है। विधायिका तो पॉलिसीज बनाती है और कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो भी कुछ पॉलिसीज को, अधिनियम को बनाने के लिए पॉलिसीज का फॉर्मेशन करती है। और प्रशासनिक तंत्र है, ये तो सारा जिम्मेदारी निभाता ही है। और बाकी इसमें कुछ कुछ जैसे एलेबोरेट कर दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है आपके। अब जैसे गैर सरकारी संरचनाएं हैं, दबाव एवं हित समूह किस में आएंगे, एनजीओ वगैरह, एनजीओ हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुए, ये सब कि ये इसी में दबाव समूह में आते हैं। और राजनीतिक दल हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं, ये भी अब नीतियों को बनाने में भूमिका निभाते हैं। लोकमत हुआ, जनसंचार माध्यम हुए, जैसे पेपर है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक आंदोलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई। अब यहीं पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि आरटीआई अधिनियम आया, तो वो एक सामाजिक आंदोलन ही था। कौन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक एनजीओ के प्रयासों से आया। और क्या क्या आया, आरटीईआई, राइट टू एजुकेशन आए। तो ये सब जितने हैं, तो कुछ जो दबाव एनजीओ के माध्यम से, तो इनका एग्जाम्पल आपको एक आध पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे यूपी में अधिकार संबंधी मुद्दे हैं कुछ, जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अधिकार और महिला अधिकार, मानवाधिकार, बच्चों के अधिकार। तो ये बहुत तरीके के हैं यूपी में, तो ट्रांसजेंडरों के हैं, एससी एसटी के हैं, अल्पसंख्यकों के हैं, उपभोक्ता संबंधी अधिकार। तो ये कुछ अधिकार हैं, इनमें से कुछ देख लीजिए। महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे में क्या क्या है, तो जैसे इसमें आपको ये पता होनी चाहिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 23 का फर्स्ट क्लॉज 1। तो ये आपको पीटी वगैरह के लिए पढ़ते भी होंगे, किस किस के लिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। और 16(2) में नियोजन में विभेद नहीं होगा लिंग के आधार पर। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम का निषेध है। वहीं विधिक देख लीजिए, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया था 2005, पॉक्सो। और इसको अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम आया है 1956 में। दहेज निषेध आया 1961 में। और महिलाओं का अशोभनीय चित्रण निषेध 1986। तो इस तरीके के कुछ आपको एक्ट भी पता होने चाहिए, जो कि मेंस में डालने में आपके सहायक होंगे ये। आगे देखते हैं, कुछ चिंताएं हैं। चिंताओं में क्या क्या है, जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, निजी क्षेत्रों में वेतन असमानता, घरेलू हिंसा, देह व्यापार में ढकेलना, बाल विवाह इत्यादि जैसे कुछ चिंताएं भी हैं। ठीक है, अब बच्चों से संबंधित है कुछ अधिकार देख लीजिए। वैधानिक में क्या क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, आरटीई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। किशोर न्याय अधिनियम आया 2015 में। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम आया 1986 में। कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे शिक्षा से बच्चों की शिक्षा से आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45A का टा। तो ये भी है, तो ये इनसे संबंधित है कुछ। इनके बारे में पीटी में तो पढ़ते ही हैं हम लोग, बाकी ये अगर नहीं पता हो तो इनको खोज के देखिए आप। तो SC ST के देखिए कुछ अधिकार, जैसे शैक्षिक एवं आर्थिक अधिकार दिए हैं आपके। आर्टिकल जो संबंधित है इनसे, वो उनका चर्चा किए दे रहे हैं। आर्टिकल है 15 का 4, सब क्लॉज। आर्टिकल 46 संवैधानिक हैं कुछ, 19 का दिया थर्ड। और आर्टिकल 25 सेकंड का खा, आर्टिकल 17। तो ये SC ST से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, अधिकार क्या क्या हैं उनके। और समस्याएं क्या क्या हैं वो आपको खुद ही बतानी है। इसमें ज़्यादातर समस्याएं आपको पता होंगी और आप कुछ मेंशन करके इसमें डालिए। नहीं होगा तो वो आंसर राइटिंग में आपका करा दिया जाएगा। आप ये और बताइए, इसके साथ साथ में आंसर राइटिंग आपका शुरू किया जा रहा है और अलग से वीडियो उसका आपको दिया जाएगा। और ठीक है, तो आप जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो उस पर डाल दिए गए, तो वो आप जाके वहाँ पे लिख सकते हैं और उनका आपको रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसमें इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।